देखो बौद्ध दर्शन। कौन? बढ़िया सुंदर है, सुशील है। सुशील लगते हैं। गाड़ी डाल लो बौद्ध दर्शन। क्या हुआ? कुछ तो गिर रही थी वो, ऐसे ही नहीं थी, नहीं कुछ तो गिर रही थी, ऐसे नहीं। हंसा देवी हारे डालो बौद्ध दर्शन। इसमें बहुत सारे तुम्हारे दुखों का निराकरण यही करेगा बौद्ध दर्शन। तुम्हारे बहुत सारे दुख है, आज निराकरण बौद्ध दर्शन करेगा। तुम्हारा दुख है ना, आज सभी के दुखों का निराकरण होगा बौद्ध दर्शन में। तुम्हारे सारे दुख आज इसे मिलेंगे। मेरा दुख बताओ, तुम्हारे पास कितना बड़ा दुख है मेरा? ये कह रही है हसम नहीं हो, अकेले अकेले करने का लिया नहीं यार, भगवान के सबको ये देखने है कि कीड़ा हुआ होगा तो ये कुछ तुमको लेके नहीं आई, भोट को लेके नहीं आई। हाँ तो बहुत बढ़िया। हाँ ये बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो दो जैन दर्शन हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनमें बौद्ध दर्शन ना बहुत ही प्रैक्टिकल दर्शन। बौद्ध धर्म भारत का सबसे व्यावहारिक धर्म है। मतलब इतना प्रैक्टिकल है कि जो आप सोचते हैं वो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा। मतलब वैदिक धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, ईसाई अलग है, इस्लाम धर्म अलग है, सबकी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन बौद्ध धर्म इतना व्यावहारिक है ना, जो तुम सोचते हो, जो करते हो, वो सब तुम्हें इसमें मिल जाएगा। सभी समस्याओं का निराकरण बौद्ध धर्म कर देता है आदमी। पहले इसको भी पढ़ लो, काम करेंगे। उसके बाद बैठना है कोई ये काम में ईयरफोन को लगाए। आज में छूट देने वाला ये थोड़ी काम में ईयरफोन लगा के। हाँ तो फिर आप बैठना ही चाहिए आराम से। चलो कोई बात नहीं। हंसा देवी तो मान लिया यहाँ लास्ट क्लास में। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत बढ़िया लड़की। ऐसी लड़की ढूंढने से नहीं मिलेगी। ना व्रत नहीं। खाना खा लिया तो हंसा देवी? क्यों? हम बोल तो रहे हैं, तो हम बोल ही नहीं रही हो। मैं 4-5 दिन से ये थोड़ी परेशान है, 4-5 दिन से, अब से नहीं 4-5 दिन। कह रही बोली, अब बोल रहा हूँ तो बोल नहीं। कोई माँ को घटना ना रही हो? नहीं, नहीं
बोलने भाई लड़की चांद पे अड़ जाए तो कोई मामला नहीं। हंसा देवी ये दृढ़ निश्चय ले लिया है कि एथिक्स वाली क्लास में बोलना नहीं है। हाँ बहुत दर्शन टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने। नहीं चलो हंसा देवी दिल की साफ लड़की, एक नंबर लड़की, बहुत बढ़िया। ज़्यादा बोलेगा दिल का साफ मिलेगा ही तुम्हें हमेशा, जो बात कह देगा वो भी था कोई बात। और इसीलिए हंसा देवी आज सबसे अलग बैठी है। लिखो अच्छा लिखो, बौद्ध दर्शन छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध दर्शन छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख दर्शनों में एक है। बौद्ध दर्शन का मुख्य पहलू, बौद्ध दर्शन का मुख्य पहलू दुख को समाप्त करना है। स्वाति कभी कभी तुम दुखी होती हो कि नहीं? हाँ तो बौद्ध धर्म आज तुम्हारे सभी दुखों को खत्म करेगा। दुखों को समाप्त करना है। हाँ मैं ये बोलने वाला था कि तुम जो सोचती हो वो बौद्ध धर्म है। आदमी का जब कोई लड़का खत्म हो जाता है, किसी व्यक्ति का लड़का या लड़की खत्म हो जाए तो वो क्या समझता है इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं। जवान लड़का किसी आदमी का खत्म हो जाए, लड़की खत्म हो जाए तो कहेगा इस दुनिया में कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म उसी कहता है क्षणभंगवाद, हर चीज़ क्षणिक है। बौद्ध दर्शन इतना प्रैक्टिकल धर्म है ना दुनिया का, ये हर चीज़ में समस्या का समाधान तुम्हारे सामने पेश कर देगा और तुम स्वीकार करोगे आराम से, हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि वो ईश्वर को तो मानता नहीं है और आत्मवादी आत्मा को भी नहीं मानता है। वो चार भाग दर्शन है, चार भाग दर्शन है वो सानिया पे लागू होता है, खाओ पियो मौज करो। चार भाग दर्शन का सिद्धांत है उधार लेके खाओ, कर्ज लेके खाओ, लेकिन खाओ। मेरे पास पैसे कम तो तुम्हें गंदे का दूध पिलाया करता, मैं चार भाग दर्शन को मानता नहीं हूँ तो तुम्हें कहाँ से ले जाता है। देखो बुद्ध के शिक्षण का सार, बुद्ध के दर्शन या शिक्षण का सार चार महान सत्यों में निहित है। चार महान सत्यों सात सदा सत्य बोलो वाला सत्यों में निहित है। ये चार महान सत्य व्यक्ति के ज्ञान का मार्ग तय करते हैं, जो इस प्रकार हैं। दुख का पहला पॉइंट डालो, दुख का सत्य। हाँ दुख का सत्य, लेकिन अगर दुख है तो उसमें कुछ सत्यता होगी ना। सामने सुनते भाई क्यों दुखी हो, अरे मामा ने जाना मिला, इसमें क्या बात है, अरे मामा के जाने में बिरयानी मिलती तो उसका भी दुख है। हर दुख का कुछ ना आविर्भाव जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई दुख ऐसे घट गया हो।
दुख घटा होगा ना तो उसमें सत्यता जरूर होगी। क्या हो गया, पैसे चोरी हो गए, क्या हो गया, बच्चा खत्म हुआ, क्या हो गया, मकान मिल गया, क्या हो गया, नौकरी नहीं लग रही है। दुख जरूर, मतलब दुख जो है ना उसमें सत्यता जरूर होगी। हाँ, दुख जगह दुख क्यों है, ट्रेन छूट गई दुख है, सहेली की नौकरी लगी हमारे, लेकिन दुख है। हाँ, मतलब हर दुख जो है ना आया है तुम पे, उसकी सत्यता जरूर होगी। ऐसा नहीं होता कि उसका आविर्भाव जरूर हुआ होगा कुछ ना कुछ, उसमें सच्चाई। नहीं तो दुख आया ही नहीं। स्वादिष्ट दुख आया कभी? एक आध दुख बताओ जैसे अपना, कोई दुख बताओ जैसे उसमें मम्मी ने डांट दिया और तुम दुखी हो, हमें तो पूछो क्यों दुखी हो, तुम कहो मम्मी ने डांट दिया। सत्य जरूर मिलेगा तुम्हें उसका, बगैर सत्य के नहीं हो सकता कोई चीज संभव। देखो इसमें बुद्ध के अनुसार क्या हुआ, दुख का सत्य बोला था मैंने, हेडिंग उसी में लिखो। बुद्ध के अनुसार सुख के सभी स्रोत क्षणिक हैं। कोई भी सुख दुख के साथ आता है, कोई भी सुख दुख के साथ आता है। तुम लोगों ने ये सोचा आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, ऊपर कहाँ गए, देखा किसी भी जाते ऊपर भी गए? हाँ, या हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो कभी मिलेंगे ही नहीं, कैसी दुनिया थी, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, हम कौन थे, क्या थे, इस तरीके से इस चीज को कभी विचार किया है? इस प्रकार हमें बाहरी चीजों में खुशी देखने की बजाय आंतरिक भावनाओं और दृष्टिकोण को देखने की जरूरत है। बौद्ध धर्म का ये सिद्धांत समाज में बढ़ते भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के प्रकाश में प्रासंगिक है। प्रकाश में प्रासंगिक है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, दुख की उत्पत्ति का सच। पॉइंट नंबर 2 लिखो, दुख की उत्पत्ति का सच। लिखो, दुख की उत्पत्ति का कारण अज्ञानता से ग्रस्त अपेक्षाएं हैं। अज्ञान का तात्पर्य स्वयं की वास्तविकता को ना समझने से है।
अगला पॉइंट लिखो, दुख की समाप्ति का सत्य। दुख की समाप्ति का सत्य। दुख की समाप्ति का सत्य। देखो, दुख का निरोध। दुख का निरोध बौद्ध साधना का उद्देश्य है। दुख का निरोध बौद्ध साधना का उद्देश्य है। बौद्ध धर्म इसके हाथ पर पकाते हैं नहीं, तुमसे नहीं। बौद्ध धर्म ध्यान पर विशेष बल देता है। बौद्ध धर्म ध्यान पर विशेष बल देता है। जो मन को प्रशिक्षित करने और जीवन के प्रति अधिक लाभकारी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में बढ़ते मानसिक विकारों से बढ़ते मानसिक विकारों से निपटने और नैतिक एवं मानसिक आत्म सुधार की ले जाने में ध्यान आत्म सुधार की ओर ले जाने में ध्यान लोगों की मदद कर सकता है। कल मैं ट्रेन में जा रहा था तो सोनू बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ तुम लोग। कल मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक ब्लाइंड लड़की थी, वो दिव्यांग के वाले डब्बा नहीं होता आगे वाला डब्बा, उसी में जाता हूँ, उसी में सो रही थी। उसके पिताजी बराबर बैठे थे। तो मैंने उसको बोला, बहन जी थोड़ा सा इधर हो जाओ। मुझे ये पता नहीं था कि ये ब्लाइंड है यार। और एक भैया और थे, वो क्या नाम है, यहाँ जो मेडिकल कॉलेज नहीं है, पीलीभीत मेडिकल कॉलेज, उसमें वो दवा वो फ्री मिलती है, सही है। उसमें जो 2 परिचित आते हैं डॉक्टर, वो मेरे कॉलोनी में रहते हैं। अब क्या हुआ कि वो लड़की, इसमें मुझे तो पता नहीं ब्लाइंड है, उस लड़की ने फ़ोन उठाया और कह रही है आज तो दिन गार्डन हो गया। मैंने फिर वो उसके पापा उसको बोले ये लड़की भी पागल हो गई है। तो मैंने अड्डा जी क्या हुआ? फिर वो उठी सो के कह रहा है ये हमारी लड़की है, वो एक लड़का है राहुल नाम को, उससे बात करती है। वो घर भी आता, वो लड़का देख लेता है, ये लड़की देख नहीं पाती है। और ये लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है, जो ब्लाइंड है। शायद वो रेलवे किसी में जॉब भी करती है, वो रेलवे में जॉब करती है। अब वो जैसे नहीं होता कि
भाई किसी को चाहते रहना अलग चीज़ है, लेकिन शादी का मामला आता है तो समाज क्या कहेगा कि अरे तुम ऐसी लड़की शादी कर रहे हो जो देख नहीं पाती। लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार, दिखने में बहुत सुंदर थी, जो रियलिटी आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो देख नहीं पाती वो लड़की। अब वो जैसे वो लड़की जब बात करती होगी, उन लोगों के फ़ोन भी थोड़े अलग होते हैं। जो लड़के अंधे लोग होते हैं वो लोग के फ़ोन भी थोड़े बोलना हर चीज़ रहता है, फिट रहता है पूरा सॉफ्टवेयर। वो तो वो बोले कि ये उसके पीछे भी मतलब पड़ी हुई है, वो उससे शादी करने के लिए तो कहता नहीं, हाँ भी नहीं कहता ना भी नहीं कहता है। तो वो लड़की कह रही है चुप बैठो, सब कॉल रिकॉर्ड कर ली मैंने उसकी। मतलब वो जिस फ़ोन से बात, उसके पास 2 फ़ोन हैं, सादा फ़ोन से बात करती है और बराबर वाला फ़ोन रिकॉर्डिंग चलता रहता है। जब तुम बात कर रहे हो, एक फ़ोन से बात कर रहे हो, एक फ़ोन से फ़ोन खुला हुआ है रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। तुमसे पूछ रही है ये कौन है, मैंने कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ इंटरमीडिएट कॉलेज में, मुख्यमंत्री उनसे कोचिंग मेरा चलती है, उसमें पढ़ाने जाता हूँ। कह रही भैया आप बताइए 2 साल से बात कर रहा है, कैसे शादी नहीं करेगा। मैंने कि हाँ यार ये बात भी ठीक है। मैं भाई साहब आप तो बेवकूफ़ हो, आप लड़की ठीक है। बोल भैया पहले दिन से बात की तब से रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो मैं रिकॉर्डिंग कैसे करती हूँ। बोले देखो किस फ़ोन से बात करती हूँ, रिकॉर्डिंग बोल देती हूँ। बोली ऐसी थोड़ी नौकरी कर रही हूँ सरकारी में। मैं बोला हाँ ये तो बहुत ठीक है। उसके बाद जब हम लोग मतलब मैं उससे बात करते हुए ऐसा होता ना, जैसे मैं सानिया से बात करता हूँ, तो मैं क्यों बात करता हूँ, क्योंकि मुस्लिम धर्म की है, तो मुस्लिम चीज़ें जानने को मिलती है। ऐसे तुम ब्लाइंड बात करोगे तो तुम कैसे चीज़ें सीखते हो, क्या देखते हो, कैसे बाहर निकलते हो जाते हो, उससे क्या होता है ना जानकारी बढ़ती है आपकी। भाई अंधे आदमी नहीं गिरते हैं, जिन्हें दिखता होगा वे ज़्यादा गिरते हैं, या तो ठोकर खा के गिरेंगे या किसी के प्यार में गिर जाएंगे। अंधा आदमी नहीं गिरता जल्दी, जिनको दिख रहा होता वो जल्दी गिरते हैं। इसमें मेरा हमेशा नोट याद रखना मेरी इस बात को। अब इज्जत नगर जब हम लोग उतर गए तो मैंने बोला लाओ तुम्हारा बैग में उतर। बोले ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना बैग खोला, छड़ी निकाली और उसने खटखट करके वो उतर गई यार अपने आप। फिर उसने ऐसे ऐसे करके किया, अब वो सीढ़ी पे चढ़ने लगी। तुम चढ़ जाओ, बताओ तुमसे कह देंगे वॉशरूम तक जाना है या पल्ले कमरे में जाना है, तुम ऐसे करके चली जाओगी। वो चढ़ने लगी सीढ़ी पे, तो वो अंकल जी कह रहे हैं उसके पापा यार ये पागल हो गई है बिल्कुल, उसका दिमाग काम कर रहा है। जब हम स्टेशन के बाहर आ गए गेट नंबर 1 पर, तो वो लड़का उसको लेने आया। तो मैंने बोला भैया हम तो मेरे बहुत अच्छी लड़की ये है वो है। हम बोले यार अगर खाली उल्लू बना रहे हो तो फिर या तो अभी मना कर दो, इससे शादी करना तो कर ही लेना। बोले हाँ भैया मैं सोच रहा हूँ। मैं बोले देखो तुमने चुना है, तुम समाज को देखोगे तो वो नहीं कर पाओगे। बोले हाँ भैया वो मैंने देख रहा हूँ, मैंने ये है वो है। और मैंने बोला तुम 2 साल में इससे बात कर रहे हो यार, तुम कैसे दूसरी बात चले जाओगे, इसी शादी करो, बढ़िया नौकरी कर रही है, तुम भी ट्रेन में फ्री जाओगे, ये भी ट्रेन में फ्री जा रही है, रोडवेज में फ्री जाओगे, पूरे भारत का टिकट फ्री जाएगा तुम्हारे लिए। बोले हाँ भैया, फिर मैं चला गया। मैं बाहर तुम घूमोगे ना तो मैं एक से एक नए तरीके को उदाहरण मिलेंगे बिल्कुल, समझ रहे हैं। अगला पॉइंट देखो, दुख की समाप्ति के लिए सत्य का मार्ग। दुख की समाप्ति के लिए दिल्ली क्यों, हामी क्यों शादी है? अजमेर? कौन जा रहा है अजमेर? सिमरन? तो विदाई करने मिलने जा रहा है। अच्छा हज पे कोई आ रहा है तो बात खाना प्रोग्राम सब चलता है शादी की तरह। तुम जाती हो कि नहीं? तुम तुम्हारे यहाँ कोई गया कि नहीं? पापा ऊपर, तुम्हारी मम्मी? क्या लड़कियों की शादी? तो अपनी मम्मी को शादी कर दो, उसके बाद हमारी जल्दी शादी करो, फिर आप लोग जाओ जल्दी से। अच्छा सुबह नहीं जाकर शादी करती है बगैर? अरे छोटे बच्चे भी जाते हैं आज? अच्छा तो तुम भी साथ परिवार ही जाना, अच्छा रहेगा। टिकट थोड़ा महंगा लगता होगा क्यों?
हैं? 3 लाख। देखो चौथा, देखो चौथा उत्तम मार्ग, चौथा उत्तम मार्ग, इसमें देखो चौथा उत्तम मार्ग, या लिखो ये मार्ग, चौथा उत्तम मार्ग लिखो, या लिखो ये मार्ग दुख को समाप्त करने का मार्ग है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि समझ रही हो? इसमें देखो सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि, सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें। सही अवलोकन करें। अवलोकन करें, लिख नहीं पाई तुम? अवलोकन करें, सुख और दुख के सभी, सुख और दुख का सही अवलोकन करें। पॉइंट नंबर 2 डालो, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, संकल्प देखो जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। जैसे मनीषा कहते हैं कि जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूंगी किसी भी रिश्तेदारी में नहीं जाऊंगी, लेकिन पता चला कि अरे काय बोली चलो 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 यार, चलना जरूरी है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो चली गई, संकल्प टूट गया। टूट गया कि नहीं टूट गया संकल्प? संकल्प के लिए दृढ़ प्रतिज्ञता की बहुत जरूरत होती कि ये काम नहीं करना, चाहे जो हो जाए। यदि दुख से छुटकारा पाना है, यदि दुख से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ निश्चय कर लें कि सत्य के मार्ग पर चलना है। पॉइंट नंबर 3 है सम्यक बात। सम्यक बात ऐसे लिखो, सम्यक बात। कुछ आदमी होता है मुंह खोलते तो टेढ़ा ही बोलते हैं, होता है ना? कुछ आदमी मुंह खोलते तो कहते हैं उल्टा ही बोलते, नहीं होता है? तुम लोग देखते होंगे आस पास में, जैसे प्रियंका के साथ बोली तुम मुंह खोल तो टेढ़ा ही बोली, कितनी खुश हुई, कितनी खुश हुई। जीवन में इसमें देखो, जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता आवश्यक है।
सत्यता आवश्यक है। यदि वाणी की पवित्रता और सत्यता नहीं है तो दुख आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यह समाज में बढ़ती अभद्र भाषा अब अरे लो भैया लो, ऐसे लिखो अभद्र मतलब जैसे बदतमीज, बेहुदा, ऐसे होते बेहुदा वाली भाषा बोलता है। फोटो ले लो भाई, उसका फोटो ले लो, मनीषा का फोटो देख के देखना। क्या बोला मैंने? अभद्र भाषा और बढ़ती असहिष्णुता से निपटने के लिए क्या हुआ? से निपटने के लिए प्रासंगिक है। अगला लिखो सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत हाँ हेडिंग है भाई साहब। तो तुम तो शाम तक घर पहुंचती होगी ना? हाँ 4:30 बजे। फिर गई जाके सो गई क्यों? नहीं सीधे जाके फिर एक ही बार सो दी शाम को ही? अच्छा नहीं, फिर हारा थका आदमी आराम करेगा, भोजन में करेगा ना इस तरीके से। जाने के बाद खाना नहीं खाते, जाने के बाद खाना नहीं खाती हो? शाम को ही खाते हैं ना। अच्छा देखो, कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण का शुद्ध होना जरूरी है। लिखो आचरण की शुद्धि क्रोध, द्वेष और दुराचार आदि का त्याग करने से होती है। देखो सम्यक आजीव यदि आपने दूसरों का हक मार कर, समझी प्रेम का रसगुल्ला भी दूसरे का खा लिया तो समझ लेना। अब बनाई रसगुल्ला खाना पलट में उठा के दूसरे का रसगुल्ला चुपके से देखी खा ली। यदि आपने दूसरों का हक मार कर या अन्य किसी के साथ अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन
जुटाए हैं, अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं, तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा, तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा। समझी स्वाति? रसगुल्ला बनाई खाना, दूध वगैरह नहीं, परिणाम भी भुगतना होगा। हमारी एक अभी तुम निकलो तो बता देती। इसलिए न्यायपूर्ण जीविका आवश्यक है, इसलिए न्यायपूर्ण जीविका आवश्यक है। अगला पॉइंट है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे सुख की उत्पत्ति हो, जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का निरोध हो। और अशुभ का निरोध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगला है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति सम्यक स्मृति यह है, देखो प्रकाश ये है सम्यक स्मृति। देखो शारीरिक तथा मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से चित्त में एकाग्रता का भाव आता है। एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती हैं। स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि एक दिन सब मर जाएंगे। जिन्हें जहाँ जलाया जाता है वो जला दिए जाएंगे, जिन्हें दफनाया जाता है वो दफना दिए जाएंगे। अभी आप कहते हैं भैया जी नहीं रहे, चाचा जी नहीं रहे, मामा जी नहीं रहे, फिर आपके बच्चे भांजे वो बोलेंगे मामा जी नहीं रहे, चाचा जी नहीं रहे, मौसी बहुत अच्छी थी हमारी। तुम्हारा ही नहीं कह रहा हूँ मनीषा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लेकिन तो सबको जाना ही है ना।
कोई है कोई जो रोकने वाला है यहाँ? ना ना, मैं नहीं, मैं भैया नहीं पूछूंगा कोई रुकेगा कि नहीं रुकेगा। एक दिन तो सबको मरना ही है जीवन में। कोई है बचा हुआ जिसे नहीं मरना हो? क्या भाई साहब आप कुछ विचार व्यक्त करेंगे इस पे? नहीं करो, कोई बात नहीं। देखो, उपरोक्त 7 मार्गों के अभ्यास से, उपरोक्त 7 मार्गों के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता द्वारा प्रज्ञा की अनुभूति होती है, प्रज्ञा की अनुभूति होती है। यह प्रज्ञा की अनुभूति होती है। यह समाधि की अवस्था है। समाधि मतलब समझ रहे ना, या फिर जो मर गए जिन्हें दफनाना है दफना दी है, जिन्हें जलाना है मिला दी है। ये समाधि की अवस्था है। इस प्रकार सबके प्रयास से आत्म अनुशासन, ईमानदारी, परोपकारिता और करुणा पैदा होती है, जिससे सामाजिक पतन को रोका जा सकता है। हाँ, बहुत द्वारा तुम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैन धर्म का दर्शन, द लास्ट टॉपिक, यूनिट 5 खत्म।
तो तुम्हारा टॉपिक बचेगा प्रॉपर्टी इन गवर्नमेंट, शासन में ईमानदारी, और एक टॉपिक और है वो है मंडे को देखो, अगर सोमवार को नहीं आया मैं तो मंगल को आऊँगा एक दिन। ठीक है? हाँ? क्या बिल्कुल परेशान मत हो। अगर मैं तुम्हें पार्टी नहीं भी दूंगा ना, विश्वास करो मेरी बात का, तो मैं किसी एक व्यक्ति को गूगल पे फोन पे से पैसे दे दूंगा। ठीक है? अगर मैं नहीं भी रहूँगा कोई किसी ने कुछ नहीं करेगा। हंसा देवी दे दूंगा, चलो पैसे को दिक्कत नहीं, हंसा देवी सब खिला दी, कोई दिक्कत नहीं। यार क्या नाम है इनका, देवकी। अरे मैं आ जाऊँ। तुम्हारे लगभग जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ना वो सब होगा तुम्हारे। तो 5 यूनिट थी ना शुरू की, वो तुम्हारी हो गई। ठीक है? और एथिक्स में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम कभी पेपर उठा के देखोगी तो हमें तुम्हें अप्लाइड क्वेश्चन मिलेगा, उसमें सीधे सीधे कुछ नहीं आएगा। भर जाएगा दावत। मैं तो इस्लाम की लड़कियों में दावत से दुखी हूँ यार। ना ना ना, आप जाइए, आपकी यात्रा मंगल में हो। हैप्पी जर्नी टू यू एंड योर फैमिली। क्या आप क्या बोल सकते हो? पानी जाने वाली बोल सकते हो? बेस का क्वेश्चन लिखा दें। अब जो मेरा विचार मैं बताऊँ तुम लोग क्या है, मैं बताऊँ तुमको सही। जो जैसे तुम मुझसे एथिक्स पढ़ लिया, अब तुम्हें इतना पता चल जाए, तो बच्चों की तरह जो होता था वीडियो, अब तुम्हें इतना आइडिया आ जाएगा कि एथिक्स कुछ होता है। देखो तुम जब गणित पढ़ती हो तो प्रतिशत आता है, लाभ आता है, अंश आता है, हानि आता है, ब्याज आता है, ये सब आता है। तो जब तुमने एथिक्स पढ़ ली तो तुम्हारे दिमाग में इतना आइडिया आ गया कि कुछ एथिक्स कुछ होता है। सत्य, असत्य, ईमानदारी, दया, करुणा, सहिष्णुता, वस्तुनिष्ठता, गैर निष्पक्षता, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तुम्हारी लगभग तैयार हो गई है। ठीक? अब जैसे मैं तुम्हें कोई नोट्स या पीडीएफ भेजूंगा तो तुम्हें उसको अपने हिसाब से पढ़ना है। ठीक है? पढ़ना है, लिख के देखना, पढ़ना है, लिख के देखना। और मैं तुम्हें एक जो साइट है ना एथिक्स की, सुनो मेरी बात तो सुनो, मैं सब बता रहा हूँ, क्यों परेशान हूँ। जो मैं तुम्हें बताऊँगा ना वो इतना वही लड़के दिल्ली के करेंगे जो तुम करोगी, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है? वहाँ पर डे क्वेश्चन आते हैं, उनको उत्तर आते हैं लिखे हुए, तो वो साइट को सर्च करनी है। अपने क्रोम पे गया, साइट सर्च करी, उस पर एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं, उस पर पूरे जीएस के सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? जैसे हम दृष्टि आइए सर्च करके देख लो क्रोम पे, दृष्टि आइए जीएस मेंस वाले, उसमें सारे क्वेश्चन पर डे 3-4 क्वेश्चन वो देते हैं, फिर 2 में 3 दिन बाद उनको उत्तर लिख के दे देते हैं। कभी आप लोग सर्च करके देखिएगा दृष्टि आईएएस हिंदी ऐसे करके देखना, उस पर GS1, GS2, GS3 ऐसे एक लंबी रेखा बनी हुई होगी। ठीक है? नीचे लिखा होगा ऐसे, एक क्वेश्चन इसका दे दिया, एक इसका दे दिया, कभी इसका दे दिया, कभी इसका, फिर 2-3 दिन बाद उनके आंसर आ जाते हैं अपने आप। समझ रही हो? तो वो तुम्हें बहुत फायदा करेगा। मैं तो अपना केस स्टडी का एक वीडियो भेज दूँगा, 3-4 घंटे का है वो, तो देखना केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है। सही है? केस स्टडी जैसे केस स्टडी, अच्छा जैसे हम थोड़ा 2 मिनट बाद पढ़ा दूँ, केस स्टडी बता देता हूँ तुम्हें। जैसे क्या हुआ कि बहुत प्रैक्टिकल भाषा में समझो, ये फीमेल होगी। ठीक है? ये हो गया मंत्री जी का लड़का, इसने इस लड़की के साथ छेड़खानी की है। लड़की बहुत डरी सहमी, थाने में रिपोर्ट लिखा दी गई।
लड़की ने थाने में रिपोर्ट लिखा दी, ठीक है। लड़का कौन है? मंत्री जी का बेटा। तो क्या उसे सजा नहीं होगी? अरे पूरी सुन तो लो बात पहले। लड़का मंत्री जी का बेटा है, तो मंत्री जी के तो सीओ साहब से अच्छे संपर्क रहेंगे, एफडीएम साहब से संपर्क दिन भर उनकी सेवा में, जी सर जी सर। तो मंत्री जी कहेंगे नहीं, इस मामले को कैसे भी रफा दफा करो, ठीक। फिर लड़की की फैमिली में दबाव डाला जाएगा कि अरे ऐसा नहीं, वैसा कर लो, समझौता कर लो, तुम लोग कर लो। लड़की कहती चाहे जो हो जाए, मेरे साथ छेड़खानी हुई है, मेरे साथ बलात्कार रेप का मामला हुआ है, आप नहीं सुनोगे तो मैं एसपी के पास जाऊंगी। अब पता चला कि एसपी मंत्री जी के भी परिचित, एसपी मंत्री जी के परिचित, उन्होंने दबाव बनाया कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, इस तरीके से ये है वो है, तो मान जाओ। क्योंकि एक मामला एफआईआर होने के बाद, जैसे जो एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके होने के बाद उस पर एफआर लगाई जाती है, फाइनल रिपोर्ट। मुकदमा हो गया उससे मतलब नहीं है, मुकदमा में एक रिपोर्ट लगाई जाती है कि नहीं रियल में ऐसा वैसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि एसपी ने भी बहुत मैनेज करने का कोशिश किया, मंत्री जी ने उस इलाके के लोगों से कहलवाया कि भाई बच्चा था, गलती हो गई, जो सजा देना चाहती है। लड़की कह रही तुमने मेरे साथ बलात्कार किया, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुमने मेरा जीवन खराब किया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। कितने हितधारक हुए? हितधारक, एक हितधारक लड़की हुई, एक हितधारक ये हुआ, और एक ये, 3 पक्ष हो गए ना भाई। पुलिस भी एक पक्ष हो गया, मंत्री जी का जो पक्ष है वो अदृश्य, तुमको दिख ही नहीं रहा है। लड़की चली गई मुख्यमंत्री के पास कि सर मेरे साथ तुमने बलात्कार किया, रेप किया, छेड़खानी की है, चोरी की है, ये किया, वो किया है, और मुझे सजा दिलवानी है इस लड़के को, चाहे जो हो जाए। मुख्यमंत्री का ऊपर से आदेश आया कि इसमें एफआईआर करो, एफआईआर करो, और ये सही में है। फिर लड़की का मेडिकल टेस्ट होगा कि सही में आरोप लगाया है कि पैसा लूटने के लिए। आजकल तो पैसा लूटने का धंधा हो गया है ना, कि आरोप लगा दो किसी पे, फिर समझौता कर लो 1-1.5 लाख रुपए में। मेडिकल परीक्षण हुआ आपका, और उस मेडिकल परीक्षण पर रिपोर्ट आई नहीं मंत्री जी की लड़की ने छेड़खानी की थी और रेप भी किया। अब यहाँ समझौता, या तो मंत्री जी को बेटा लड़की शादी कर ले, और शादी नहीं करेगा तो रेप के मामले में जेल जाएगा, ठीक है। अब वो दबाव आया कि तुम क्या करोगे, तो अगर सीओ ईमानदार होगा तो वो जो कर्तव्य निष्ठा का पालन है, कर्तव्य निष्ठा, तो मैंने तुम्हें लिखवाया था, कर्तव्य निष्ठा का पालन करेगा। सीओ ईमानदार होगा तो सत्य निष्ठा का पालन करेगा। सीओ होगा तो लैंगिक समानता का जो सिद्धांत है कि लड़की के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, लैंगिक समानता का पालन करेगा, ठीक है। फिर सीओ ईमानदार होगा तो उसने अपने वर्दी के प्रति ईमानदारी की कसम खाई होगी, तो मैंने तुम्हें ईमानदारी लिखवाई थी। सारे पॉइंट आ गए एक जगह, पढ़ाया अलग अलग, लेकिन सत्यनिष्ठा, अपने कर्तव्य की पालन, वर्दी की प्रति जो कसम खाई है, लैंगिक समानता का पालन करेगी कि नहीं इसने के साथ किया है। फिर जो आईपीसी धारा का था, जो मुकदमा दर्ज होगा वो काम करेगा, ठीक है। गैर निष्पक्षता या गैर तरफदारी, निष्पक्ष होकर न्याय करेगा, यानी कि इनकी तरफ से बोल रहा है, उनकी तरफ से नहीं बोल रहा है। समझी मेरी बात? मामला एक हुआ, हितधारक कई हो गए, और एक साथ कई नैतिक मूल्य आ गए। तुमने सुना होगा कि लड़की का बलात्कार हुआ, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, अखबारों में पढ़ते होगे तुम, यह लड़की का रेप किया, मार के डाल दिया झाड़ी में। तो ये जो फोन होता है ना, फोन, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तुमने अगर इसमें किसी लड़के से या कोई मामला किया, यहाँ आगे तो ट्रेस कर लेंगे। तुम जो भी बात करते हो वो कंपनी के पास रहती है, कंपनी की मशीन में। तुम सोचते हो कि चैट डिलीट कर दी, बच गए। तुमको लगता है चैट डिलीट कर दिए बच गए, बचते नहीं हो। हाँ, वो जब तुम्हारा जल्दी से आ जाए। क्या बोला मैंने, क्या बोल रहा था? सर आप कैसे समझा रहे थे? हाँ, काम की बात है, कितनी याद है। तो तुम जितने भी चैट करते हो, करती हो,
जो भी फ़ोन में सर्च करती हो देखती हो वो सब हिस्ट्री रहता है। जब तुम कभी तुम्हारे साथ क्राइम हो गया, जैसे वो लड़की नहीं बता रही प्लान की सब कॉल रिकॉर्ड करनी है, सामान्य लड़की नहीं थी भाई साहब वो। सर उससे भी सीखने को मिला है, हम तो इतने चालाक थे हाँ। सच में। वो रिकॉर्ड कर लेते थे। मतलब वो दो फोन, एक नॉर्मल फ़ोन से बात करती है, वो वाला फ़ोन रिकॉर्ड पे रहता है, तुम समझो। वो कह रही थी करूँगी तो उसी शादी करूँगी। अब वो लड़का उसको छोड़ के भाग नहीं सकता, तो तुम भागे, उसके पास कॉल डिटेल है भाई साहब। और फिर वो लड़का, उस लड़की ने क्या किया, अपने घर पे लगवाए कैमरे दरवाजे पर, तो घर का मेन गेट होता है, तो वो लड़का आता जाता, उसकी भी रिकॉर्डिंग उसके पास है। तुम बचकर कहाँ जाओगे यार, तुमको लगता है तुम भी होशियार हो। लड़कियां होशियारी में आई ना तो फिर सबकी होशियारी निकल जाती है, अच्छी अच्छी होगी। लड़कियां जब आ जाती कि नहीं अब इज्जत से बदनामी से डरना ही नहीं है, फिर वो पीछे नहीं, फिर तो तुमको लपेट कर ही मानेंगी। फिर तुम कितना भी कहते हो, हमारा दोस्त था उसका एक लड़की का मेरे चलता था, वो दहेज कम दे रहे थे शादी, वो मामला माने नहीं पकड़ के, वो लड़की सारी कॉल रिकॉर्ड करती गई, बहले धारे मामला मुकदमा दर्ज हुआ उसके खिलाफ। और फिर इनके जैसे मनपसंद दहेज नहीं मिलता है, लड़का तो यही कहेगा कि मैं आखिरी सांस तक तुमको चाहूँगा मानूंगा, लेकिन जब दहेज नहीं मिलेगा तो दहेज क्या है, लड़की के मम्मी पापा नाखुश रहते हैं ना दहेज से, कि हमारा एक ही लड़का था, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करवाई, उसमें फ्रिज कूलर टीवी वॉशिंग मशीन नहीं मिल रही है, कितनी बड़ा संकट है, उसमें फंस गए वो, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, 1 साल तक मामला चला, अंत में आके उन्होंने सोचा इलाके की बात है, गंदवा जाती है सब लोग, मामला रफा दफा करो। फिर हमारे दोस्त की भी पूरे बहुत भव्य तरीके से शादी हो गई और लड़की की भी शादी हो गई। तो लड़की अगर पीछे पड़ गई तो छोड़ के नहीं, समझ रहा है ना, जब तक हाँ समझ लेना भाई साहब, कुछ ऐसा मामला हो तो फिर एक सी चिड़ी में बढ़ा दिया मैंने, समझते हो, चैट डिलीट मार दी, बच गए, बचते रहे, चैट मारने नहीं बचते, दिमाग रखना याद। हाँ, और जो फ़ोन की लोकेशन होती है ना, कॉल CDR जिसे बोलते हैं, कॉल डिटेल रिपोर्ट, वो तक ये देखो मेरा फ़ोन यहाँ रखा हुआ है और यहाँ मैं से किसी के साथ बदतमीजी कर दूँ, कोई भी किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ, तो लोकेशन मिल जाएगी, तुम्हारा फ़ोन इस समय यहाँ था। तो हमको क्या लगता है कि तुम माँ से फ़ोन फेंक के सामने वाले उसमें तालाब में बैठ जाओ, तुम्हारा फ़ोन तो चल ही रहा है। हाँ, तुम्हारा फ़ोन चल रहा है, बस इतना ही पर्याप्त है। वही जो अतीक अहमद का बेटा मरा था अरशद, वो भाग गया था, वो उसके मर्डर के बाद उसने पता क्या किया था, उसने वो ऑनलाइन मूवी किस चीज़ पे देखते, अमेजॉन और क्या है, हाँ ऐसे क्या था यार उसको बोलते हैं, उसका उसने कोड डाल के खोल लिया, ट्रैक मुख्यालय लगा, ट्रेस हो गया, वो झांसी में पकड़ गया, एनकाउंटर हो गया। तो उनको लगता है कि तुम होशियार नहीं हो, या तुम बात करती हो तो लड़कों के पास रिकॉर्डिंग रहती है, तुम मत समझो। तुमने देखा ना फाइट हुई लड़के के पास, देख तुझसे पहले मुझसे बात करती है। हाँ और क्या, तुमको क्या लग रहा है, तुम भी होशियार हो क्या? देखो अब जैन धर्म में लिख लो, जैन धर्म का दर्शन, देखो जैन धर्म की प्रासंगिकता, जैन धर्म की प्रासंगिकता खासकर आज के समय में इसकी अहिंसक विचारधारा, नैतिक सिद्धांतों, समय में इसकी अहिंसक विचारधारा, नैतिक सिद्धांतों और पर्यावरणीय दृष्टिकोण के कारण बनी हुई है।
ये धर्म सभी प्राणियों के जीवन का सम्मान, ये धर्म सभी प्राणियों के जीवन का सम्मान और प्रकृति के साथ सद्भाव स्थापित करने की अवधारणा पर बल देता है। जो आधुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जैन दर्शन का पहला पॉइंट डालो अहिंसा। जैन दर्शन का पहला पॉइंट है अहिंसा। जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है, जो सभी जीवित प्राणियों को नुकसान ना पहुंचाने का सिद्धांत है। यह आज के समाज में बढ़ती हिंसा, आतंकवाद और युद्ध के माहौल में एक महत्वपूर्ण संदेश है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, नैतिकता और सत्यता। नैतिकता और सत्य, नैतिकता और सत्य, नैतिकता और सत्य। देखो, जैन धर्म सत्य, ईमानदारी और निष्पक्षता पर जोर देता है। जोर देता है। जो व्यवसाय, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में नैतिक व्यवहार को
बढ़ावा देता है, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट लिखो, पर्यावरण संरक्षण। हाँ 3 4 5, ये तीसरा 2 और बची। लिखो जैन धर्म, तुमसे ज़्यादा घड़ी मैं देख रहा हूँ, ट्रेन ना छूट जाए। 12:27 पे जैन धर्म। हाँ तुम लिखो, तुम थोड़ी ट्रेन से जाओगी। हाँ भाई साहब, चलोगे मेरे साथ क्या? जैन धर्म चलेंगे। हाँ हाँ आ जाना, क्यों परेशान। जैन धर्म सत्य, जैन धर्म सत्य, ईमानदारी, और निष्पक्षता पर जोर देता है। हाँ फिर से बोल दूं? हैं? नहीं, जैन धर्म प्रकृति के साथ सद्भाव स्थापित करके। आपने ये नहीं बोला। नहीं, तुमने क्या पॉइंट लिखा है? अरे यार, ये दूसरा पॉइंट बोल दे। काटो इसे, काटो जल्दी से। अरे नहीं, अब वो दिखा, जब वो उसमें फिट ही नहीं बैठेगा तो कैसे दिखा दो? काटो से। अरे चाहे ऐसे, अब उसको डिजाइन क्या बना दी हो, ऐसे काट दो ना। जैन धर्म प्रकृति के साथ, जैन धर्म दूसरा ही है। जैन धर्म प्रकृति के साथ सद्भाव स्थापित करने, जैन धर्म प्रकृति के साथ सद्भाव और उसके संसाधनों का संरक्षण, करने की बात करता है। जो वर्तमान समय में, तो शुरू से ही चश्मा लगा दी कि मतलब आंखों में कोई कमता ना पड़ जाए इसलिए। कितना? 10th क्लास से लेंस लगा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग सुना कि आंखों में लेंस लगवा लेते हैं, ऐसा हो जाता क्या? चश्मा ही ठीक है भाई साहब।
तुम्हारा है चश्मा लगा हुआ क्या? तो ये नजर का चश्मा है कि शौक का चश्मा? नजर का है। अरे यार तुम भी डरा देते हो। मैंने ये चश्मा ही लगाता है, ये चश्मा कहाँ से लगाने लगा? नहीं, जो जैसे कोई आदमी चश्मा नहीं लगाता है और चश्मा लगा, मैं भाई कह रहा हूँ कि चश्मा लगाता है किस क्या चीज नजर का नहीं, ये शू लगाती हूँ नजर का है ऐसे नॉर्मल। हाँ नहीं चाहिए। हाँ वो सही कह रहे हैं। क्या बोला मैंने? जो वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकटों के लिए पर्यावरणीय संकटों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यार नहीं लग रही बहुत। महत्वपूर्ण संदेश लिख लिया। अगला पॉइंट 4 है अपरिग्रह। अगला पॉइंट 4 है अपरिग्रह। देखो जैन धर्म संपत्ति और अच्छा संदेश है अपरिग्रह है ना, अपरिग्रह अपरिग्रह हरी डालो ऐसे करके अपरिग्रह। क्या हुआ? नींद यार उठता तो मौसम ऐसा है कि इस मौसम में नींद ही आती है। अब मुझे तो बोलने का मन नहीं करा तब भी क्या करोगे? समस्या दोनों पक्षों की तरफ से है। समस्या हर आदमी ऐसा ना, हम लोग किसी चीज़ को अपने हिसाब से देखते हैं। हमको लगता है कि जो गाड़ी में बैठ के जा रहा है कितना खुश है, बोले तरह उसके पास पैसा नहीं गाड़ी की EMI देनी है महंगी की, तो दुखी है कि बेचारा कहाँ से EMI दे, और नहीं दे तो गाड़ी वाले गाड़ी खींच के ले जाएंगे। बहुत बेइज्जती होगी समाज में कि गाड़ी तो बहुत शौक से लेके आए थे, गाड़ी खींच के ले जा रहा है। तब तुम हमको ना हम लोग व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं कि यार कितना बढ़िया ये है वो है, समझ रही हो? हाँ अपने नजरिए से। तो आपको अपना नजरिया कहते हैं, तभी तो वो सम्यक दृष्टांत, बहुत धर्म में तो पढ़ा ना सम्यक दृष्टांत। उसका मतलब ये है कि सही तरीके में देखना, सही नजरों से देखना, यानी कटेरी नजर से देख रहे हैं ऐसे करके, समझ रहे हो? तुम तो सबको समान नजरों से देखते हो। हाँ तब ठीक है। क्या पॉइंट था? अपरिग्रह। क्या हुआ?
देखो जैन धर्म संपत्ति और भौतिक वस्तुओं से मोह न रखने की बात करता है। जो आज के उपभोक्तावादी समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश है। ऐसे कोई आदमी से पैसे से मोह ना हो, कोई है? पैसे से मोह ना हो है? हाँ, अरे हाँ काम भरला है तो तुम्हारा पैसे से कोई मोह नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी नहीं है, अभी छोटे हो ना, इन्हें बहुत है। तो अगर उसमें मोह है तो क्या गलत बात नहीं है? ऐसा हर आदमी की इच्छाओं को तो मार नहीं सकते ना, यही तो दिक्कत है। समोसा खाने का मन कर रहा है, अब जेब में पैसे ही नहीं, पैसे से मोह नहीं है, लेकिन समोसा तो पैसे से ही आएगा। या तो हर चीज़ के प्रति इतना मोह रखो कि हाँ भैया नहीं समोसा नहीं खाएंगे। अब जेब में पैसे नहीं, समोसा खाने का मन कर रहा है, नहीं वो तो थोड़ा बहुत मोह का मतलब यह है कि एक होता है ना कि किसी आदमी 1 लाख रुपये सैलरी है तो भी उसको खर्चा नहीं चल रहा है, एक आदमी 20,000 में बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है। मोह का मतलब कि ज़्यादा संपत्ति की नहीं, जैसे एक मकान बन गया, हाँ ठीक है, अब और जरूर तो एक प्लाट और खरीद लिया, पता है प्लाट पे प्लाट खरीदे जा रहे हैं, 8-10 प्लाट खरीद लिए। अब जैसे जो आदमी गाँव से शहर में आ रहा है, शहर में रह रहा है, तो उसको लगा होगा कि गांव में या शहर में मकान बन जाएंगे, बच्चे पड़ जाएंगे हमारे, उसको ये मोह है मकान बनवाने का। तुम्हारा जो मकान बना हुआ है उसको ये उद्देश्य होगा, तुम्हारा जो मकान है शहर में, और तुम्हारे पिताजी का ये उद्देश्य होगा कि बच्चे पड़ जाएंगे हमारे, या तुम्हारे दादा या बाबा जो भी रहेंगे। एक आदमी के मन में ना थोड़ा लालच रहता है यार, होता थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो, पैसे इकट्ठे कर, क्योंकि जमीन तो पैसे से मिलेगी, बात उसमें मिलनी चाहिए भाई, स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी, जिससे खरीदोगे उसे पैसा भी दोगे, होगा कि नहीं होगा? क्या कह रहे? हाँ बहुत, अरे कहना और कहने में अंतर। लास्ट पॉइंट लिखो, आत्मनियंत्रण और संयम। लास्ट पॉइंट लिखो, आत्मनियंत्रण और संयम। जैन धर्म आत्मनियंत्रण और संयम के लिए, और संयम को जीवन के लिए, और संयम को जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानता है। महत्वपूर्ण मानता है। यह तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, यह तनाव और
मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमने देखा ना, टेंशन मत लेने बीपी की दिक्कत हो जाएगी। टेंशन ले रहा है शुगर पे टेंशन नहीं लेना भाई साहब, कहते हैं कि शुगर है तो टेंशन नहीं लेना, बीपी की दिक्कत हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगला पॉइंट है अनेकांतवाद। अरे हाँ, मतलब अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अनेकांत, अनेकांतवाद। देख लिया, देखो ये सिद्धांत यह सिद्धांत मानता है कि यह सिद्धांत मानता है कि सत्य सापेक्ष है, सत्य सापेक्ष है और इसे कई दृष्टिकोणों से कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है स्यादवाद, लास्ट पॉइंट। स्यादवाद बात का मतलब होता है कि शायद ये, शायद वो, शायद जैसे एक अंधे ने हाथी को छुआ तो उसने टांग को छुआ, पैर को छुआ, तो कहेगा यही सत्य है। किसी ने पूंछ को छुआ तो कहेगा यही सत्य है। किसी ने उसको छुआ, कह रहा सूंड को छुआ तो यही सत्य है। जैसे कहीं आग लग गई, धुआं उठ रहा है, तो तुम क्या कहोगी कि धुआं उठ रहा है, कहीं आग लगी है। तुम्हारा मतलब पता होता है कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो देखो स्यादवाद में यह सिद्धांत ज्ञान की सीमितता और सापेक्षता को स्वीकार करता है। ज्ञान की सीमितता और सापेक्षता को स्वीकार करता है। लास्ट में लिखो निष्कर्ष, निष्कर्ष और लिख लो। लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक का लास्ट निष्कर्ष है 3। अरे इस प्रकार हम कह सकते हैं सच वी कैन से दैट कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में लिखते हो तुम? होता है कि वो बुखार की सफरिंग फ्रॉम फीवर द लास्ट नाइट उसकी किडनी ग्रांटी फार्मली बंदेज गांव का नाम रोल नंबर क्लास और दिनांक खत्म हो गई एप्लीकेशन। ये सबसे सरल एप्लीकेशन थी, किडनी ग्रांटी फॉर्मली बंदेज
पूरे देखो जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाएं जैसे अहिंसा, सत्य, जैसे अहिंसा, सत्य और आत्मनियंत्रण, आज के समाज के लिए, आज के समाज के लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं, आज के समाज के लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं। ये शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए संतुलन और शांति लाती हैं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण में भी योगदान करती हैं। इस प्रकार जैन धर्म का प्रभाव, 2 लाइन जल्दी से, इस प्रकार जैन धर्म का प्रभाव भारत के बाहर भी है, भारत के बाहर भी है और इसकी शिक्षाएं वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रेरित कर रही हैं और इसकी शिक्षाएं वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रेरित कर रही हैं।